जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं याना मीर। आपको पता है, एनालिस्ट हैं, अक्सर भारतीय मीडिया पे भी आई होती हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। और आज क्योंकि 8 मार्च है और खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और ये बात हम करते हैं अक्सर कि जी खवातीन को बाख्तियार होना चाहिए, उनको बाख्तियार बनाने के लिए कवानीन आने चाहिए, और इस हवाले से हम हमेशा बात करते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान के अंदर तो खवातीन अपनी जंग लड़ रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो मैंने सोचा क्यों ना इंडिया के अंदर पूछा जाए याना मीर से कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसका कॉन्सेप्ट इंडिया में कैसे लिया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो चीमा साहब। वेरी मैं आपके सारे व्यूअर्स को, स्पेशली जो फीमेल व्यूअर्स हैं, उनको हैप्पी वुमेन्स डे विश करना चाहूंगी। ऑल योर व्यूअर्स इन पाकिस्तान एंड व्यूअर्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। वुमेन्स बात अगर आप करें तो हमारी कंट्री में बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज नॉट ओनली द फाइट ऑफ वुमेन। इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अगर आप देखें तो जैसे इवन अगर आप पास्ट में देखें, पहले जैसे अब रिसेंटली जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा था, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को अबॉलिश कर दिया, तो इस पे बहुत सी आवाजें उठी। लेकिन जो औरतें हैं वो ये चीज समझती हैं कि, स्पेशली मुस्लिम औरतों की मैं बात करूंगी बिकॉज आई एम मुस्लिम, कि ये जो है ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। तो जब जब जिन्होंने इस बात को समझा उन्हें इससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिन्होंने इस बात को एक रिलीजन का मुद्दा बना दिया, उन तक मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर आप हिस्ट्री खोल के देख लें तो इसी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, अब मैं नहीं कह रही कि सेम गवर्नमेंट थी उस वक्त, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सती भी अबॉलिश किया गया था, जो एक कस्टम था। और इसकी खिलाफत में भी बहुत सी आवाज थी। बहुत सारे हिंदू जो करता धरता थे, फैमिली हेड्स थे, कम्युनिटीज के हेड्स थे, सरपंच थे, इन्होंने इस चीज पे आवाज उठाई थी कि सती को क्यों बैन करें। लेकिन उस वक्त भी जो हमारा देश है, उस वक्त भी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए हमारा देश खड़ा था और आज भी खड़ा है वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, वो चाहे सती का अबॉलिशमेंट हो या ट्रिपल तलाक का। इस तरह की चीजों से क्या होता है कि गवर्नमेंट एक मैसेज दे रही है कि जो वुमेन्स एम्पावरमेंट की फाइट है वो सिर्फ हमारी औरतों की नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं इस फाइट में। तो ये बताइएगा कि जब गवर्नमेंट, पहले तो मैं गवर्नमेंट के हवाले से बात करूं, जाहिर बात है, जब सिविल सोसाइटी का प्रेशर आता है या आवाम समझती है कुछ कानून बदलने चाहिए, या सियासी जमातें समझती हैं कि वुमेन को एम्पावर करना चाहिए, तो या ना ये बताइए कि क्या भारत के अंदर क्या सफिशिएंट कवानीन मौजूद हैं खवातीन को एम्पावर करने के। मिसाल के तौर पे क्या कोटा सिस्टम है वहां पे पार्लियामेंट के अंदर या अदारों के अंदर, या कि आप हाउ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर एम्पावर्स वुमेन देयर। सी वी डोंट नीड मुझे जानकारी नहीं अगर रिजर्वेशन कोटा, आई डोंट थिंक सो। जितनी मुझे जानकारी है, मुझे इतना पता है कि ट्रेन्स में लेडीज कंपार्टमेंट है, मतलब इस तरह की चीजें हैं, बट फॉर देयर उनकी सहूलियत के लिए। मगर जो भारत की जो नारी है, उसे किसी भी तरह की कोटा या रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सक्षम है लड़कों से बराबर का मुकाबला करने में। हमें किसी तरह से हमारी सोसाइटी में कभी भी लड़की को लड़के से पीछे नहीं माना गया, वो चाहे हिंदूज हो या भारत के मुसलमान हो। इवन आप देखेंगे, अगर कश्मीर की बात कर लीजिए, यहाँ पे जो बेटियां हैं उनकी एजुकेशन में भी पेरेंट्स उतनी उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं जितना कि अपने बेटों में लेते हैं। तो ये इस चीज से हम हमेशा दूर ही रहे हैं कि एजुकेशन वाइज, जो जब अगर एजुकेशन, अगर लड़के और लड़कियों को सेम मिलती है, ट्रेनिंग सेम मिलती है, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस यहाँ लड़कियों के लिए भी है, फॉर एग्जांपल उनको फिजिकली फिट करने के लिए, स्पोर्ट्स में लड़के और लड़कियां दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, तो रिजर्वेशन की जरूरत ही क्या है। लड़कियां जब किसी चीज में पीछे नहीं, ना पीछे मानी जाती हैं लड़कों से, तो रिजर्वेशन की जरूरत ही क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये मुझे बताइए कि जो ये जो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट टैबूज होते हैं,
कि मिसाल के तौर पे खवातीन को जॉब्स नहीं करनी चाहिए या उनको पढ़ना नहीं चाहिए, तो आप समझती हैं, वैसे तो गवर्नमेंट की ने बड़ी अवेयरनेस दी होगी और ये हो नहीं सकता कि भारत में कोई ऐसा कानून हो, जाहिर बात है जो लिटरेसी है वो अच्छी है भारत की, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो आप क्या समझते हैं, खवातीन को पढ़ाई के हवाले से पेरेंट्स जो हैं या फैमिलीज जो हैं वो इनकरेज करती हैं काफी कि ऐसा तो नहीं है कि खवातीन को कहा जाता हो कि नहीं तुम्हें घर में ही बैठना है और काम करना है, और यहाँ ये कैसा माहौल है इंडिया के अंदर? जब से श्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये स्लोगन निकाला है, जो ये कैंपेन निकाला है और इनिशिएटिव निकाला है गवर्नमेंट की तरफ से, तो तब से बहुत इंप्रूवमेंट आई है। इन्होंने मतलब दे हैव अनाउंस्ड कैश पैकेजेस फॉर एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, क्योंकि हाँ कुछ गरीब तबकों में ऐसी चीजें होती थी कुछ एरियाज में इंडिया के, जहाँ पे बेटियों को ऐसा माना जाता था कि खेत में काम कर लें या घर में काम कर लें, इनको पढ़ाने की क्या जरूरत है, फिर तो इनकी शादी ही करानी। लेकिन वो 6 साल पहले तक था वो माइंडसेट। पिछले 6 सालों में इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मूवमेंट ने बहुत लोगों की माइंडसेट चेंज की है। आज बहुत लोग सामने आके कहते हैं कि बेटियों को, इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, कि बेटियों को पढ़ाना अब उतना ही जरूरी हो गया है जितना बेटों को। पहले वो ऐसे करते भी थे, तो इसलिए नहीं कि बेटियों को बेटों से कम प्यार करते, वो इसलिए करते थे क्योंकि गरीबी की वजह से। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये मूवमेंट शुरू की, तो उन्होंने क्लियरली बोला था, मेरे ख्याल से कुछ 1 लाख रुपए बेटियों की पढ़ाई के लिए हर एक गरीब तबके की फैमिली को दिए जा रहे थे। और कुछ उनके नाम का कुछ ऐसे फंड बनाया जाता था कि जब वो 18 ईयर्स की हो जाए तो वो फंड यूज किया जा सकता था हायर स्टडीज के लिए। जितना मुझे इस मूवमेंट के बारे में पता है तो ऐसे था। तो बहुत सारे लोगों ने सामने आके फिर बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। तो ये मतलब हम इन 6 सालों में वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसे हो रहा है कि बेटों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही हैं लड़कियां, क्योंकि जॉब्स या अब जो भी कहो इन सब चीजों में, प्रोफेशनलिज्म में, या इवन 10th की मार्क्स 12th की मार्क्स, इन सब चीजों में लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो या ना ये भी बताइएगा कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमने अक्सर देखा है कि जो लड़कियां गांव में होती हैं उनको वो जॉब्स करने के लिए बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, उनका भाई फादर नहीं मानते कि ये शहर जाके जॉब करे। तो ये माहौल क्या इंडिया के अंदर भी है कि वहां पे जो खवातीन हैं या जो लड़कियां हैं उनको ये आजादी है? हमने अक्सर इंडियन मूवीज में तो देखा है कि मैंने कंगना रनौल्ट का भी देखा कि जी वो कह रही कि मैं घर छोड़ के चली गई, और बहुत सारी हमने इस तरह सुनी है। तो हमने हमारे पाकिस्तान में तो एक तो मजहबी सोसाइटी है, फिर कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो इंडिया में कैसा एनवायरनमेंट है कि वहां खवातीन को इनकरेज किया जाता है वो शहर जाके जॉब करें, इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन रहें? ये कैसा एनवायरनमेंट है इंडिया के अंदर? जी, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि बात सिर्फ जॉब तक ही नहीं रही। अब तो खवातीन सिंगल मदर्स भी बनने के लिए रेडी हैं। सिंगल मदर्स भी बन के बच्चों को खुद ही मतलब संभाल रही हैं। सो जॉब तो बहुत पीछे रह गया अब। मतलब यस, वो आप हर बड़े शहर में देखेंगे कि छोटे गांव से इधर उधर से लड़कियां आके पहले वो जॉब सिक्योर करती हैं कहीं हॉस्टल में रह के, फिर उसके बाद वो कहीं पेइंग गेस्ट का इंतजाम करती हैं। और बिकॉज हमारी सोसाइटी इतनी ओपन और लिबरेटेड है, कोई नहीं बोलता कि नहीं तुम अकेली लड़की हो, तुम बिना माँ बाप की यहाँ रह रही हो तो हम तुम्हें रूम नहीं देंगे या घर नहीं देंगे। वो अच्छी अच्छी जगह, मतलब वो एयर होस्टेस हो या कॉल सेंटर में काम करना हो या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना हो या किसी मतलब प्राइवेट फर्म्स, मल्टीनेशनल्स बहुत है हमारे यहाँ, तो उन्हें जॉब्स भी इजीली मिल जाती है। कोई उनके साथ ये डिफरेंशिएट नहीं करता कि तुम लड़की हो तो हम तुम्हें जॉब नहीं देंगे या कंसिडर नहीं करेंगे, या हम तुम्हें तुम दूसरे गांव से आई हो विदाउट फैमिली तो हम तुम्हें घर नहीं देंगे रहने। ऐसा कहीं होता ही नहीं आजकल। तो इट हैज गॉन टू एन एक्सटेंट कि लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट होगी कि आज वो खुद डिसाइड करती कि उन्हें शादी करनी है या नहीं, क्योंकि एक टाइम पे जरूरी हो गया था लड़की को कि उससे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं। तो अब वो खुद डिसाइड करती है। और अगर मैंने तो इतने केसेस देखे हैं कि लड़की कहती है कि अब तो मुझे शादी भी नहीं करनी, मैं सिंगल मदर बन के बच्चे को मतलब पालूंगी या तो अडॉप्ट करूंगी या सिंगल मदर बन के उसे जन्मूंगी। तो ये इस हद तक हमारी सोसाइटी आगे बढ़ चुकी है कि इंडिया में औरतों को अब लोग जज करना
लोगों ने जज करना बंद कर दिया। शी इज नॉट, अब जब पहले बोलते थे ओ शी इज ऑलरेडी 30 एंड नॉट मैरिड, ये आजकल नहीं होता। ओ शी हैज, या फिर कहीं बच्चा जाता है एडमिशन के लिए, बाप का नाम क्या है, कोई नहीं पूछता, नोबडी केयर्स, अगर बच्चे ने सिर्फ माँ का नाम भी लिखा इट्स फाइन। ऐसे मतलब आई एम प्राउड टू से दैट मैं अपनी कंट्री में उस एरा में जी रही हूँ जब औरतें इतनी इमेंसिपेटेड लाइफ जी रही हैं। तो मुझे याना, ये जाहिर बात है, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं कि जाहिर बात है कि खवातीन को इतना एम्पावर किया गया है कि या सोसाइटी वो उस तरह उन्हें पिक कर रही है कि अगर वो एक सिंगल मॉम रहना चाह रही हैं या वो अगर बाप का नाम नहीं है तो वो माँ का नाम लिख दे तो देयर इज नथिंग एन इशू। तो जरा दूसरा हमें ये भी बताइएगा कि जो खवातीन हैं, जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है, फैसला साजी की बात आती है, तो आप खुद पढ़ी लिखी हैं और आप खुद इतना ट्रैवल करती हैं, आप मुझे बताइएगा कि खवातीन का डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है अदारों के अंदर? क्या अभी वो जो मेल हायरार्की में वो अभी मेल डोमिनेंट है, या आप समझ रही हैं कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खवातीन जो हैं वो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में ऊपर आ रही हैं? देखिए पॉलिटिकली भी आप कहें तो निर्मला सीतारमन का फॉर एग्जांपल सबसे लेटेस्ट केस है। उससे पहले थी हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज। तो आप देख लीजिए कि किस ओहदे पे उनको रखा गया था। मतलब कोई किसी लेडी से फाइनेंस की राय ली जा रही है पूरे देश की, या किसी लेडी से फॉरेन अफेयर्स की राय ली जा रही है पूरे देश की। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि किस तरह का रोल मॉडल बन चुका है इंडिया औरतों के एम्पावरमेंट को लेके। और रही बात देखिए हमारी सोसाइटी, क्योंकि मेजोरिटी हिंदूज हैं, ठीक है ना, और हिंदूज का जो कल्चर है वो मुसलमानों पे थोड़ा रब हो चुका है इन मेनी वेज, कल्चरली, नॉट रिलीजन बट कल्चरली। तो हिंदुओं में ये होता था कि औरत को हमेशा अर्धांगिनी बोले जाते थी, वो अर्धांगिनी कहलाई जाती थी, मतलब कि योर पार्टनर इन हाफ फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। तो इवन एक शादीशुदा औरत को वो रोल दिया जाता था कि वो पति के हर डिसीजन में उसका एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, से। तो हिंदूज में तो ये था ही, वो वर्ड अर्धांगिनी का मतलब ही वो है कि आधा जो से है, आधी जो राय है वो इसकी भी होनी चाहिए। एंड हमारे इस्लाम का तो आपको पता ही है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये कहा है कि अपनी बेटी लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, उनके इमेंसिपेशन, उनके लिबरेशन के लिए वो हमेशा ही वाज यू नो इन फेवर ऑफ इट। बिकॉज हमारी सोसाइटी इज अ मिक्स सोसाइटी विद हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में औरतें इस सर्कमस्टेंस में भी, वो इस सिचुएशन में भी वो पीछे नहीं रही, डिसीजन मेकिंग में भी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा याना, एक मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था कि इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बॉलीवुड देखते हैं, मूवी इंडस्ट्री है आपकी, या मीडिया है जिसमें खवातीन को बहुत जॉब्स मिली हैं, आप क्या देखते हैं कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो बड़ी फ्रेंडली है खवातीन के लिए? वैसे तो ठीक है वो हर जगह जॉब कर रही होंगी, लेकिन कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट या महकमा या ऐसा जगह है जहां पे वो खवातीन ज्यादा दे हैव अ डोमिनेंट रोल टू प्ले एंड एक्ट? कौन सा ऐसा अदारा या महकमा या ऐसा शोबा है? जी मैं इतना मेरे जहन में तो इतना नहीं आ रहा। शायद टीचिंग में विमेन आर मोर डोमिनेंट, वी हैव मोर फीमेल टीचर्स, बट ऐसा तो कुछ नहीं है। आई थिंक दे आर हेड टू हेड इन एवरीथिंग। हमारे मेन भी पीछे नहीं है किसी चीज में। बट यस, जब आपने बॉलीवुड का नाम मेंशन किया तो एक चीज मेरे जहन में आई, वो है #MeToo। तो जब से ये हैशटैग, हाँ, जब से ये हैशटैग मीटू भी एक तरीका था औरतों को एक्सप्लॉइट करने का। आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सपना हर एक औरत का होता है, नॉट हर एक औरत का, मतलब जो भी एस्पायरिंग एक्ट्रेस होती है उसका ये सपना होता है कि वो उनको मूवी करे, या कम से कम कोई एड मिल जाए उसको, या जो भी एस्पायरिंग औरत लड़की होती है जो ग्लैमर वर्ल्ड में एस्पिरेशंस रखती है, एम्बिशन रखती है, उसका ये सपना होता है कि, लेकिन जब वो बेचारे आते, व्हेन दे डोंट बिलोंग टू एन इन्फ्लुएंशियल फैमिली, या इधर उधर से स्ट्रगल करने के लिए आते हैं, तो उनका फायदा उठाया जाता था एक जमाने में। जब से ये हैशटैग #MeToo वायरल हुआ है उसके बाद अब लोग डरते हैं कि किसी भी तरह से औरत को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। एंड दैट नॉट ओनली बिलोंग्स टू बॉलीवुड, इवन ऑफिस में होता था। कई बार ये होता था कि औरतों को अपना पोजीशन, जो उन्होंने मेहनत से कमाया हुआ एक पोजीशन है, उसको मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए उन्हें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना था।
लेकिन इस हैशटैग मी टू ने मेरे ख्याल से सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में औरतों को एक तरह से एम्पावर कर दिया कि अगर उनके साथ कोई भी किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है तो बजाय इसके कि वो उस बारे में अशेम्ड फील करें, बजाय इसके कि अशेम फील करके वो चुप रहे और किसी को बोले नहीं, बजाय इसके वो सामने आके खुल के बोले कि सो एंड सो हैड द इंडिसेंसी टू ट्राई एंड एक्सप्लॉइट मी और टू ट्राई एंड मोलेस्ट मी, टू स्पीक अगेंस्ट योर असॉल्टर। वो एम्पावरमेंट भी इस हैशटैग ने दे दी है आज औरतों को। तो ये भी बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग दैट वुमेन हैव रीच्ड द स्टेज जहां पे खुदा ना खास्ता अगर एक औरत का रेप होता है या वो मोलेस्ट होती है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होती है, आज उसे डरने की जरूरत नहीं, वो खुल के सामने आके बोल सकती है। क्योंकि आज जो है जैसे एक जमाने में होता था कि अगर रेप का कोई हादसा होता तो जो ह्यूमिलिएशन है वो औरत को सहनी पड़ती थी, लेकिन थैंक्स टू हैशटैग मी टू आज ह्यूमिलिएशन असॉल्टर को सहनी पड़ती है, मोलेस्टर को या रेपिस्ट को या एक्सप्लॉइटर को सहनी पड़ती है दुनिया भर की ह्यूमिलिएशन। तो ये चीज है विच हैज रियली हेल्प्ड वुमेन टू कम फॉरवर्ड इवन मोर। क्योंकि पहले क्या होता था, कई बार औरतें डर के भी सामने नहीं आती थी, ये नहीं कि उनकी फैमिली उन्हें रोकती थी या सोसाइटी उन्हें रोकती, बट वो डर के सामने नहीं आती थी नौकरी करने के लिए या और पढ़ने के लिए। वो जल्दी से शादी कर लेती थी बहुत ही यंग उम्र में, कुछ करती नहीं थी, अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाती थी इसी डर से कि उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। लेकिन आज इस हैशटैग मी टू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्हें वो पावर मिल गया है कि वो बेझिझक आगे बढ़े अपनी लाइफ में। चलें, ये तो जारी बात है, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया ने जो अवेयरनेस एंड वो सारा दिया, तो आपकी बात सही है कि जो असॉल्टर है उसको शर्मिंदा होना चाहिए, ना कि उस पर जिस पे असॉल्ट हो रहा है वो तो ऑलरेडी विक्टिम है, उस पर क्यों ये हो। लेकिन हम अक्सर इंडियन मूवीज भी देखते हैं, सोसाइटी से बहुत सारी चीजें भी सुनने को मिलती हैं, आप नहीं देखती कि देयर इज सो मेनी चैलेंजेस इन द सिस्टम। सब अच्छा नहीं है, जारी बात है, किसी भी मुआशरे में सब अच्छा नहीं होता। तो ऐसा क्या बुरा है इंडियन मुआशरे में जो कि नहीं होना चाहिए, सो दैट वुमेन कुड बी मोर एम्पावर्ड? देखिए, मैं अभी आपको एक बहुत ही फ्रैंक बात बोलूंगी, शायद ये सुन के कुछ औरतें गुस्सा भी हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको पता है मेरा नेचर कैसा, मैं दिल से बोलती हूँ। अब इशू वुमेन एम्पावरमेंट का है ही नहीं, अब इशू है मेंस एम्पावरमेंट का, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि ऐसी ऐसी केसेस सामने आ रही हैं, जैसे मैंने वो मूवी देखी थी पिंक, पता नहीं आपने देखी है या नहीं, जिसमें तापसी पन्नू है। तापसी पन्नू ने बहुत लोगों को नाराज करके रखा अपने रोल्स की वजह से। तो उस मूवी में ऐसे दिखाया है कि मतलब लड़की के एम्पावरमेंट का जो मुद्दा है वो इतने हद तक आगे बढ़ चुका है कि लड़की आज बोलती है कि मैं चाहे शराब पीऊं, मैं चाहे छोटे कपड़े पहनूं, मैं चाहे गंदे जोक्स करूं, मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन अगर मैंने बोला नो मीन्स नो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना, मैं लड़का नहीं हूं फिर भी मुझे लड़के के लिए ज्यादा बुरा लगा इस मामले में। रीजन बीइंग कि लड़कों की भी एक होती है हार्मोनल, बायोलॉजिकल हार्मोनल मेकओवर होता है उनका। तो एक चीज होती है कि वो किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, किस हद तक नहीं। तो मुझे लगता है कि एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप सारी हदें क्रॉस कर दो, ये मैं औरतों को बता रही हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि जो मर्द हैं सोसाइटी के, उनका जो बायोलॉजिकल मेक है वो ऐसे नहीं कि हर चीज दिमाग से ही करते हैं। कभी कभी ये हार्मोन्स कम इनटू एक, जब औरतें कहती हैं कि पीरियड्स के टाइम पे हमें जज मत करो, हमें मूड स्विंग्स होते हैं, ये होता है, बट दैट डजंट मीन कि हम प्यार के लायक नहीं है, दैट डजंट मीन हम अनहाइजीनिक है। जब औरतें ये चीज बोलती हैं तो उन्हें यही हार्मोनल प्रॉब्लम जो मर्दों की है वो समझनी चाहिए। तो इसके लिए जब कोई लोग बोलते हैं कि अपने दायरे में रह के लिबरेशन रखो, बी लिबरेटेड, बी इमेंसिपेटेड, नोबडी इज जजिंग यू, मगर अपने दायरे में रहना, जैसे हमारे इस्लाम में भी बोला जाता है कि औरतों को कुछ हद तक दायरे में रहना चाहिए, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि मर्द भी इस सोसाइटी का हिस्सा है, उनकी भी अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं एंड वी कैन नॉट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। तो मुझे लगता है कि अब वुमेन्स ने अब मेंस एम्पावरमेंट की भी बात करनी चाहिए कभी कभी हमें। जी बिल्कुल, सही कहा आपने कि आपने बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट किया सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स को, कि वहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया में भी ऐसी है, 50% मर्द हैं, 50% खवातीन है, कहीं 1-2% दोनों में से ज्यादा होंगे। तो जो चीज चाहिए है कि जब तक ये दोनों गाड़ी के पहिए नहीं चलेंगे, थिंग्स कांट मूव फॉरवर्ड। और अगर घर में भी बैठ के काम कर रही है, घर की चीजें ठीक कर रही है, बच्चों को टेक केयर कर रही है, बाकी कर रही है, तो शी इज डूइंग हर वर्क, तो दैट इज वंडरफुल। इवन आई वाज टॉकिंग टू समवन इन जापान, तो वहां पे ऐसे ही चल रहा था कि
जो लोग खवातीन घर में काम करती हैं उनको भी उनकी पेमेंट मिलती है, उनका हस्बैंड कहता है भाई तुमने मेरी जगह घर का काम किया, खाना बनाया, तो तुम्हें भी उस कारोबार से इतना जो प्रॉफिट आ रहा है वो मिलेगा, बिकॉज यू आर टेकिंग इट दिस साइड ऑफ द बिजनेस और थिंग। सो मेरा ख्याल है ये मिलके ही काम होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अब दुनिया बड़ी अवेयर हो चुकी है, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए खवातीन की भी, और जैसे आपने आखिर में कहा कि मर्दों की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये ना हो ज्यादा खवातीन के राइट्स के चक्कर में मर्दों के हकूक पीछे रह जाएं। बट एनी हो, थैंक यू वेरी मच याना मीर फॉर योर टाइम। एंड आज 8 मार्च होने की वजह से आई थॉट कि आई शुड टॉक टू याना एंड आई शुड नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया, और किस तरह इंडियन सोसाइटी और इंडियन स्टेट जो है वो मदद कर रही है खवातीन को एम्पावर करने में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू चीमा साहब। चलिए मैं निकलती हूँ क्योंकि मुझे दूसरा